Hi everyone, welcome to Biology for SSC and this is the last part of your evolution chapter. इसमें हम कुछ थ्योरीज और बेसिकली साइंटिस्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और फिर आपका एवोल्यूशन चैप्टर जो वो फिनिश हो जाएगा. सबसे पहले हमने देखा था कुछ ऐसी थ्योरीज जो रैंडमली लोगों ने नहीं रैंडमली तो नहीं पर कुछ लोग साइंटिस्ट ने ऐसे दी थी जिनको डिस्कार्ड कर दिया गया था. राइट कुछ ऐसी थ्योरीज इवोल्यूशन को लेकर आई थी शुरुआत में. फिर हमने देखा कि जो अपने ऑर्गेनिजम्स है अर्थ के ऊपर वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, उनके कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं मैच होते हैं. होमोलोगस एनोलोगस ऑर्गन्स हमने देखा था. उसके बाद हम अभी पढ़ने वाले हैं कि हमने इंटर रिलेशनशिप तो देख लिया बट शुरुआत में बिल्कुल शुरू में जो ओरिजिन हुआ था लाइफ का वो कैसे हुआ था. तो दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने शुरुआत में बात करी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में. उनका एक का नाम था ओपेरिन और दूसरे का नाम था हाल्डेन. तो ओपेरिन एंड हाल्डेन वर द फर्स्ट दीज वर द टू साइंटिस्ट जिन्होंने सेपरेटली इस बात को एक्सेप्ट किया था कि जो एवोल्यूशन था आपका वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ था. तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कैसे हुआ था, जो आपका पिछला यानी प्रिमिटिव एनवायरनमेंट था. प्रिमिटिव एनवायरनमेंट के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट था, मीथेन प्रेजेंट था, अमोनिया और वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे. सो दीज आर द गैसेस. हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया नाम के गैसेस थे और वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे. और जो आपका प्रिमिटिव एनवायरनमेंट था उसमें ऑक्सीजन और ओजोन एब्सेंट थे. ऑक्सीजन जो है वो O2 फॉर्म में प्रेजेंट ना होकर खाली मॉलिक्यूलर जो आपका O फॉर्म होती है, नेसेंट ऑक्सीजन जिसको हम कहते हैं, तो उस फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट था उस टाइम पर. तो यहाँ से यहाँ से जो आपका हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर्स ने और जो पानी की बारिश से जो थंडर स्टॉर्म आते हैं, थंडर्स बिजली से, उस पे रिएक्शन हुआ कुछ और फाइनली आपका इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की हेल्प से वहां से एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आया और वहां से आपका सभी मॉलिक्यूल्स जो है उन्होंने जन्म लिया. अब इसको हम देखते हैं कि उस टाइम पर हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट था और हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ. सॉरी, ऑक्सीजन तो O2 नहीं था ना उस टाइम पे. तो हाइड्रोजन ने जब O2 के साथ, सॉरी, आई एम सो सॉरी, हाइड्रोजन ने जब एटॉमिक जो आपकी ऑक्सीजन है, एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो फॉर्मेशन हुआ पानी का. पर इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का रिलीज नहीं था. ऑक्सीजन का रिलीज ना होने की वजह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिड्यूसिंग रिएक्शन. तो उस टाइम पे एनवायरनमेंट जो था वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था. ऑक्सीडाइजिंग, आज अगर आप ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हो तो पानी मिलता है, पानी के साथ साथ आपको ऑक्सीजन भी रिलीज होती है. तो ये ऑक्सीजन रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में, इसलिए आज का एनवायरनमेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट है. तो मोटा मोटा ये याद रखो, जो ऑक्सीजन था वो O2 ना होकर वहां पर O प्रेजेंट था. और जब हाइड्रोजन को हम H2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को केमिस्ट्री में हम H2 लिखते हैं. तो उस टाइम पर प्रिमिटिव यानी बहुत बहुत पहले की बात है, जब लाइफ की भी शुरुआत नहीं हुई थी अर्थ के ऊपर. तो उस टाइम पे H2 प्रेजेंट था बहुत बहुत सफिशिएंट अमाउंट में. उसके बाद ऑक्सीजन था, जो ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में था, सिर्फ O था, O2 नहीं था. ठीक है, आज का जो ऑक्सीजन है उसको हम अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखते हैं तो O2 लिखते हैं, पर उस टाइम पे खाली O प्रेजेंट था. ओके, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया, ऑब्वियसली पानी बना, पर पानी यानी H2O. ओके, पर इस प्रोसेस में ऑक्सीजन नहीं रिलीज हुआ. ठीक है, जब हाइड्रोजन और ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये आपस में मिले, ऑब्वियसली उन्होंने पानी बनाया पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ. तो ऑक्सीजन रिलीज ना होने की वजह से उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट. और आज का जो O2 और H2 अगर रिएक्ट करता है, पानी बनाता है, H2O बनाता है तो ऑक्सीजन का रिलीज होता है. तो ऑक्सीजन का रिलीज अगर हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट आज का हमारा प्रेजेंट एनवायरनमेंट है. इसको आपने ऐसे ही याद रखना है. इस इस बात को प्रूव किया था दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम था मिलर एंड यूरे.
देख लेते हैं अभी। मिलर एंड यूरे ने ये बात प्रूव करी इन 1953। उन्होंने सिमिलर जो आपके कंडीशंस थे वो डेवलप किए लैब में, यानी कि जो ऑक्सीजन था उसको एटॉमिक फॉर्म में ये लाए और एक ऐसा अपर्चर इन्होंने बनाया जहाँ पर, और बिजली की जगह इन्होंने बिजली की जगह भी इन्होंने ऐसे कोई अपने इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह रख लिए थे। मतलब सिमिलरली वही एनवायरनमेंट इन्होंने क्रिएट किया, वही सीन क्रिएट किया और फाइनली हमने देखा इनका जो फ्लूइड था, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, हाइड्रोजन को मिलाया, अमोनिया को और मीथेन को मिलाया, थंडरस्टॉर्म में रिएक्शन वगैरह वाटर वेपर का रिएक्शन करवाया, तो हमें एमिनो एसिड्स देखने को मिले। ठीक है, अमाइनो एसिड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जेनेटिक चैप्टर में, बट ये जो आपका इनऑर्गेनिक जो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। ये रिएक्शन आज के टाइम पे नहीं हो सकती है बिकॉज आज का एनवायरनमेंट और पिछले एनवायरनमेंट में काफी फर्क है। ओके, तो मिलर एंड यूरे वर द साइंटिस्ट जिन्होंने ये प्रूव किया था कि हाइड्रोजन, मीथेन मीथेन और अमोनिया, मीथेन एंड अमोनिया, उसको इन्होंने रिएक्ट करवाया वाटर वेपर्स और कुछ बिजली के शॉक्स यानी थंडरस्टॉर्म्स को इन्होंने ऑब्वियसली लैब में क्रिएट किया, रियल नहीं थे वो, और फिर हमको देखने को मिला कि अमीनो एसिड्स का जन्म हुआ उधर से। तो ये बात ये प्रूव करती है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी जो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहां से जन्म हुआ है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। अमीनो एसिड से आए हैं आगे डीएनए, आरएनए, डीएनए, आरएनए, और इधर से ही आपका ऑर्गेनिजम्स का बनना शुरू हुआ है। तो अमाइनो एसिड इज अ बेसिक थिंग जो हमें किसी भी प्लेनेट के ऊपर लाइफ अगर चाहिए तो फिर उसके ऊपर आपके ये जो मॉलिक्यूल्स न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली होने चाहिए। न्यूक्लिक एसिड इज द थिंग, न्यूक्लिक एसिड्स के बिना कोई भी प्लेनेट लाइफ सपोर्ट नहीं कर सकता। और अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर इंटर रिलेटेड which we will study in the genetic part. If I go in detail this video will be lengthy, तो आप सिर्फ ये याद रखो कि अमाइनो एसिड्स से फिर आपके आगे ऑर्गेनिजम्स बने। तो मिलर एंड यूरे ने फाइनली 1953 में ये प्रूव कर दिया था। उसके बाद हम थ्योरी पढ़ते हैं, इवोल्यूशन पे दोबारा से आ जाते हैं। तो लेमार्किज्म ने एक थ्योरी दी थी और एक जिराफ का एग्जाम्पल दिया था। तो उन्होंने लेमार्किज्म इज अ थ्योरी विच इज गिवन बाय लेमार्क, साइंटिस्ट का नाम था लेमार्क। ओके, सो व्हाट ही सेड कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक इंटरनल फोर्स होता है जो उनको फोर्स करता है लंबा होने के लिए। यानी जो आपकी जिराफ है, जिराफ पहले इनका ऐसा मानना है कि जिराफ के एंसेस्टर्स की गर्दन जो है छोटी होती थी। तो क्या हुआ, किसी भी कोई भी नेचुरल कोज हुआ होगा, अननेचुरल कोज हुआ होगा, घास खत्म होने लगी। ठीक है, जो नीचे वो जो हर्ब शर्ब्स छोटे प्लांट्स थे वो खत्म होने लगे। कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज हो सकता है। तो अभी जिराफ को लगा कि अब अभी हमें पेड़ के पत्ते खाने चाहिए। तो पेड़ के पत्ते खाने के लिए उन्होंने अपनी गर्दन ऊपर उठानी चाहिए। तो उनके अंदर ऐसा कोई इंटरनल फोर्स था, जो इंटरनल फोर्स यानी घास खत्म हो गई है तो ऑब्वियसली उनको भूख लगेगी और फिर वो पेड़ के पत्तों तक पहुंचना चाहेंगे। तो अब उनकी न्यू नीड क्या है, उनकी नई नीड क्या है? पेड़ के पत्ते। न्यू इन्वॉल्वमेंट क्या है? उछल के उन पत्तों को खाना। तो जिराफ की जो गर्दन है वो लंबी होने लगेगी। अब यहाँ तक इनकी बात ठीक थी। ओके, कि हमें ज़रूरत पड़ सकती है और हमें ज़रूरत के हिसाब से खुद को बदलना भी पड़ सकता है। अब ये क्या कहते हैं कि ये खुद ही ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट कर लेता है कि जो आपके रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो रह जाते हैं, नॉट रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। और फिर इन्होंने कहा कि ये जो आपकी लंबी गर्दन वाले जिराफ हैं, ये इनके जो बच्चे पैदा होंगे वो भी लंबी गर्दन वाले होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। बिकॉज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो आपके होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दे आर नेवर इनहेरिटेड। जैसे कि आप यू आर शार्प माइंडेड, अगर आप पीएचडी कर लेते हो
doesn't mean that your child or your children will born वो पीएचडी करके ही पैदा होंगे, लाइक दे विल हैव अ शार्प माइंड और समथिंग लाइक दैट। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे पियर्सिंग ऑफ आईज। हम फीमेल जो होती है, इंडियन फीमेल, वो अपने कान में छेद करा लेती हैं, दैट डजंट मीन दैट उनकी जो बेटियां हैं, sons and daughter of Indian women, they will born, sorry, Indian women will born with a pierced ear। ऐसा नहीं है कि उनके बेटे बेटियों के कान भी जो है उनमें छेद हुए हैं और वो छेद हुए पैदा होते हैं, नहीं। तो जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी जो आप आफ्टर बर्थ, आफ्टर वंस यू आर बोर्न, उसके बाद जो आप अपने कैरेक्टर्स एक्वायर करते हो, फॉर एग्जांपल आप डांस सीख लेते हो, डजंट आपको कथक आता है, दैट डजंट मीन कि योर नेक्स्ट जनरेशन विल ऑटोमेटिकली नो कथक, ओके। शी और ही विल also have to learn that thing। तो acquired characters are the character which we acquire of once we are born, so they can't be inherited। इसको एक गलत प्रूव किया था एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत आई वुड से बुरा एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत इनह्यूमन काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट था, पर फिर भी पढ़ लेते हैं। 2 चूहे थे, उन्होंने 2 चूहों की पूंछ काट दी, फिर उनके जो बच्चे हुए उनकी आपस में मेटिंग करवाई, और जो मेटिंग करवाई उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन की, तो उसकी भी पूंछ काट दी। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 चूहे की पूंछ काट दी, उनके बच्चे हुए 6, तो 6 में से फिर से 2 बच्चों को सेलेक्ट किया और उन 2 की भी पूंछ काट दी एंड उनको फिर मेट करवाया। फिर उनके जो बच्चे हुए उनकी पूंछ थी। ऐसे-ऐसे करके उन्होंने कई जनरेशंस तक उनकी मेटिंग करवाई। फिर इससे एक क्या बात, सभी की पूंछ हो रही थी, लाइक सब एवरीबॉडी हैड देयर टेल। तो इस बात से प्रूव होता है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स रिगार्डिंग दिस। और अभी हम देखते हैं डार्विनिज्म। और एक थ्योरी होती थी इवोल्यूशन को लेके, डार्विन नाम के साइंटिस्ट ने, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डार्विनिज्म। तो डार्विन ने क्या कहा था कि एक स्पीशीज है, उसके पास ओवर रिप्रोडक्शन और एनॉर्मस फर्टिलिटी होती है, यानी वो कितने भी ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकते हैं, दे हैव ओवर प्रोडक्शन एंड एनॉर्मस फर्टिलिटी। बट उनको रोकता कौन है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अपने बच्चों का सर्वाइवल भी देखना है इन द एनवायरमेंट, रिसोर्सेज लिमिटेड है। जैसे आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो स्कूल्स की फीस ज़्यादा होती है, दिस कैन बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस फॉर ह्यूमन बींग। स्कूल्स की फीस ज़्यादा होती है, रहन सहन डिफिकल्ट हो गया है, महंगाई बढ़ गई है। सो दिस इज अ स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर ह्यूमन बींग्स। तो और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी होता होगा ऐसा ही, घास कम पड़ जाती है, खाने को खाना नहीं है, बट दे विल फीड टू देयर यंग वंस। तो ओवर प्रोडक्शन को कंट्रोल कौन करता है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करता है। उसके बाद हम देखते हैं वेरिएशंस इन हेरिडिटी। इस टॉपिक को सॉरी इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के फोर्थ वाले पॉइंट की बात समझेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो अपने आप को एनवायरमेंट के हिसाब से ढालेगा, दैट ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव, अदरवाइज नेचर विल डिस्कार्ड ऑल ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी वो जो बाकी के बचे हुए ऑर्गेनिजम्स होंगे वो खुद ही मर जाएंगे। इसको हम जिराफ की हेल्प से ही समझते हैं। जिराफ, सो जिनकी इनकी हाइट में वेरिएशन थी, इनका कहना है, डार्विन ने कहा कि इनकी हाइट में वेरिएशंस थे, ओके। तो कोई लंबी गर्दन वाले जिराफ थे, कोई छोटी गर्दन वाले जिराफ थे, कोई मीडियम गर्दन वाले जिराफ थे। सो व्हाट हैपेंड कि हर्ब शर्ब्स और ग्रास वाला जो आपका इनका फूड था, दैट एक्चुअली दैट वाज वैनिश्ड फ्रॉम द अर्थ। एंड जो छोटे जिराफ थे उनको खाना नहीं मिला, सो बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन दे डेड, दे अल्टीमेटली मेट देयर डेथ। और सरवाइव किन्होंने किया? दोज हु हैड लॉन्ग नेक्स। तो लॉन्ग नेक्स वाले उन्होंने सरवाइव किया, एंड बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स दे हैव लॉन्ग नेक। और इन्होंने यही लॉन्ग नेक जेनेटिक की वजह से
एक्वायर्ड नहीं है, इनकी ऑलरेडी जेनेटिक की वजह से लंबी है, ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास करी। सो अल्टीमेटली जो सर्वाइवल था वो लॉन्ग नेक के जिराफ का था, एंड नेचर ने डिस्कार्ड कर दिया शॉर्ट नेक्स के जिराफ को, क्योंकि उनके लिए खाना ही अवेलेबल नहीं था। तो वेरिएशन यानी उसमें आपकी वेरिएशंस थे, जिराफ की नेक में जो आपके वहाँ पे आपने वेरिएशन देखने को मिले। और हेरिडिटी यानी जो आप, ये हेरिडिटिकली सब कुछ हो रहा है, एक्वायर्ड नहीं है, दिस इज इन जीन्स, इन अवर जीन्स। तो लॉन्ग नेक जो थी वो अकॉर्डिंग टू डार्विन, वो इसलिए डार्विनिज्म को ज़्यादा माना जाता है जब हम इवोल्यूशन को पढ़ते हैं, कि एक वेरिएशन थी अमंग जिराफ स्पीशीज, और सिर्फ उन्होंने सरवाइव किया जो लंबी गर्दन वाले थे, अल्टीमेटली उन छोटी गर्दन वालों की डेथ हो गई। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं म्यूटेशन थ्योरी क्या होती है। म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन इज बेसिकली चेंज इन सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस में चेंज हो जाना है। जैसे हमें पता है कि कोडोन्स हमने देख लिए, कोड्स हम जैसे डीएनए में मैंने आपको बताया था, तो बेसिकली कुछ कोड्स होते हैं। ठीक है, अगर कोड्स की सीक्वेंसिंग में आपका चेंज हो जाता है, चेंज इन कोड सीक्वेंसेस, अ सडन चेंज, उसको हम कहते हैं यहाँ पे म्यूटेशन हुई है। म्यूटेशन से बेसिकली दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो ये पूछ लेगा व्हाट इज म्यूटेशन, इसकी डेफिनेशन का मतलब बताओ, तो चेंज इन सीक्वेंस ऑफ द कोडोन्स इज आल्सो कॉल्ड म्यूटेशन, या फिर क्रोमोसोम की शेप का चेंज, सॉरी क्रोमोसोम के साइज या नंबर का चेंज हो जाना। अगर क्रोमोसोम का साइज या नंबर चेंज हो जाता है, किसी भी स्पीशीज में सडन चेंज देखने को मिलता है, तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। और बेसिकली म्यूटेशन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ह्यूगो डी वेरिस ने। ह्यूगो डी वेरिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर म्यूटेशन से क्वेश्चन आता है तो आई कैन अश्योर यू कि ह्यूगो हमेशा साइंटिस्ट का नाम पूछता है म्यूटेशन से अगर क्वेश्चन आता है तो इन्होंने एक प्लांट को ऑब्जर्व किया जिनका उसका नाम था ओइनोथोरा लेमार्कियाना। तो ओइनोथोरा ओइनोथेरा लेमार्कियाना को इन्होंने देखा, और इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन्स थी, कुछ तो नॉर्मल इसके जो प्लांट था ये कुछ तो नॉर्मल था, इसकी नेक्स्ट जनरेशन्स जो चली आ रही थी, पर कुछ एबनॉर्मलिटी इस ह्यूगो डी वेरिस ने देखी। जो एबनॉर्मेलिटीज थी वो सडन थी, ओके, डिसकंटिन्यूअस थी। तो डिसकंटिन्यूअस चेंज अगर आपको कहीं पे दिखता है, डिसकंटिन्यूअस इज द वर्ड, डिसकंटिन्यूअस इज द वर्ड। तो डिसकंटिन्यूअस चेंज या फिर सडन चेंज अगर आपको देखने को मिलता है किसी भी जनरेशन में, कोडोन के सीक्वेंस में चेंज हो सकता है, या फिर क्रोमोसोम के साइज या नंबर में चेंज हो सकता है, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन हुई है इधर। अगर ये ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, आई विल अगेन एक्सप्लेन दिस म्यूटेशन थ्योरी इन जेनेटिक्स चैप्टर, डो नॉट वरी। अभी सिर्फ लिख लो अगर समझ नहीं आ रहा है तो, वी विल अगेन डिस्कस इट। सो इधर से एबनॉर्मेलिटी से इन्होंने चेंज देखा और फाइनली बताया कि ये दिस इज म्यूटेशन। यहाँ पे आपका इवोल्यूशन का थ्योरीज कंप्लीट होती है, आपकी इवोल्यूशन कंप्लीट होता है। 3 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी है, जैसे क्वेश्चन आता है दीज आर इम्पॉर्टेंट, स्टार मार्क देम, दीज आर इम्पॉर्टेंट। सो डेवोनियन पीरियड, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। तो डेवोनियन पीरियड होता है आपका, जिसको हम एज ऑफ फिशेस बोलते हैं। इस पीरियड में फिशेस डोमिनेट कर रहे थे। Mesozoic era is age of reptiles, and then you have Cenozoic era which is known as age of mammals. इसमें कुछ समझाने का नहीं है, it is just a fact कि Devonian period is age of fishes, Mesozoic era is age of reptiles, and Cenozoic is age of mammals. Just you have to remember it, and you are done with this evolution part. And I have to tell you two things. One is कि you will get ask your डाउट करके आपको एक चीज मिलेगी, आपको एक लिंक मिलेगा इन द अबाउट सेक्शन ऑफ माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट ड्रॉप योर डाउट इन दैट फॉर्म। उस वो लिंक आपको एक फॉर्म पे ले जाएगा, जस्ट ड्रॉप डाउन योर डाउट ओवर देयर, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट।
और उसके अलावा मैंने आपको प्रैक्टिस सेट के बारे में पहले वाली वीडियो में बताया था। एंड वंस नाउ दैट यू आर कंप्लीटेड विद योर चैप्टर, तो आपको बहुत जल्दी आपका प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। एंड ओके, so yeah, that was it for your evolution. I think next we will start genetics. Next हम genetics से ही start करेंगे. Okay, so you can ask your doubt and solve your practice papers, which I will give you in the description box. Practice papers आपको description box में मिल जाएंगे. I think I will add them in comment section as well, so you can attempt your practice set from there. Okay. And if you face any problem, in practice set, in doing practice set, उसको भी आप इस doubt में लिख दो. प्रैक्टिस सेट का नंबर लिख देना, क्वेश्चन नंबर लिख देना या क्वेश्चन पूरा लिख देना. आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी आउट. ओके, दैट वाज इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.